बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। इलेक्शन होंगे या फिर असम्बलियां बहाल हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच की अज खुद नोटिस पर पहली समाअत हो चुकी। किसी को इस अज खुद नोटिस के ऊपर तहफ्फुज़ात है तो किसी को मखसूस जजेस कबूल नहीं है। अब सवाल यह है कि मुमकिन फैसला क्या हो सकता है और कब मुतवक्के है, इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ आज हम बहस करने जा रहे हैं। मगर इसके साथ साथ दूसरी जानिब हमने ये देखा कि किसने किसको टोकरे में उठाया। मरियम नवाज साहबा की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने मुअज़्ज़ज़ जजेस के ऊपर आज कन्वेंशन के अंदर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। देखना ये होगा कि क्या इस नाजुक मोड़ के ऊपर अदलिया को तकसीम करने की जो घिनौनी साजिश है उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। इसके ऊपर बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर के हिस्से में सीडीए एक मुलाजिम के हवाले से बात होगी कि वो अपनी जासूसी क्यों करवाएगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले तो सबको इंतजार था कि आज मुअज़्ज़ज़ जजेस या हमारी मोहतरम अदलिया क्या करने जा रही है उस आज खुद नोटिस के ऊपर, लेकिन बात पहली समाअत दूसरी समाअत तक हम सोच रहे थे, लगता है मामला लंबा चला जाएगा, पीर तक बात चली गई। जी, ये वैसे पीर तक चल गई तो हमारे जैसे लोगों की ये उम्मीद ज़रूर थी कि ये फ़ैसला 90 डेज़ वाला, क्योंकि ज़्यादातर वकला की और वेलमिंगली जो तादाद है मुतबर लोगों की, सबका ही ख्याल है कि ये इसको 90 डेज़ वाली जो है ना ये होना लाजिम है। शायद वो क्योंकि दिन ज़ाया हो रहे हैं, ये 57 दिन चाहिए होते इलेक्शन डेज़ के लिए। ऑलरेडी जो है आप देखें कि 50 दिन पे 6 दिन तो 6-7 दिन ज़ाया हो चुके हैं। तो उम्मीद ये थी कि जजेस रात जो है आज कम अज़ कम इस फैसले को निपटा के तो बाद में जो बाकी और क्वेश्चंस हैं कि फॉर एग्जांपल ये इख्तियार किसका था, सदर का, गवर्नर का, इलेक्शन कमीशन का, और किससे क्या क्या खराबियां हुई, जो क्वेश्चन थे वो बाद में डिस्कशन होती रहती, मगर इसको निपटा लेते। मगर बहरहाल वो इसको ज़्यादा ओवरवेलमिंगली कर रहे हैं क्योंकि केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मगर ये केस तो बहुत अहम था ही, मगर सारा फोकस जो आज आ गया वो मरियम बीबी के जलसे पे है। अब पता नहीं ये जानबूझ के किया गया है या टेंशन हासिल करने के लिए किया गया है या किस लिए किया गया है, इस पे आते हैं। मगर आज हमारे यहाँ एक रिवाज बन गया हुआ है कि जलसों में जो है चोर डाकू हर किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है और दिन में। मगर अब ये एक नया लेवल है। इससे पहले जो हमने देखा एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो मरियम बीबी और वो कहते रहे, कई दफ़ा इमरान खान साहब भी लाइन क्रॉस कर सकते, मगर आज एक नेक्स्ट लेवल था कि जुडिशरी का 4 जजेस का 2 रिटायर्ड और 2 मौजूदा सर्विंग जजेस के नाम ले के टीवी उसकी शक्लें दिखा के उनके बड़े पोस्टर बना के वो दिखाए गए और जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि जनाब जजेस का टोला साजिश टोकरा 2-3 जजों ने उठा लिया है अब। और फैज़ हमीद साहब का उन्होंने कहा जी ये 5 के टोले के सरगना जो थे वो जनरल फैज़ हमीद साहब थे। अच्छा, मज़े की बात है वो जनरल बाजवा साहब का नाम बिल्कुल गोल कर गई, जो पहले जो सारी वोट को इज्जत दो का जो सारी चलाई गई थी वो जनरल बाजवा के बारे में था। तो अब कन्वीनियंटली क्योंकि आखिरी दिनों में उनके साथ दोस्ती हो गई थी तो उनका नाम गायब है। वो बिल्कुल किसी साजिश का हिस्सा ही नहीं थे और उनकी मर्जी के बगैर सब कुछ ये होता रहा। अच्छा, ये अब ये है कि पहली बात तो ये है कि नून लीग का कोई माजी जो इन्होंने अटैक किए हैं जुडिशरी पे इमरान खान का वो गठजोड़ प्रूव करने की जो कोशिश की है, तो ये इनका अपना भी कोई माजी इतना दरख्शा नहीं रहा हुआ इस मामले में। आप देखें ना सुप्रीम कोर्ट पे हमले हुए, क्या 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 कुछ नहीं कहा जाता रहा, बहुत कुछ जो फिर जस्टिस क्यूम की वो जो टेपें आई हुई हैं, फिर उसके अलावा तारड़ साहब जो है उनसे पहले फैसला अपने हक में कराया, फिर सेनेटर बनवाया, फिर सदर बनवाया। तो ये एक पूरी इनकी एक तारीख है। और ख़ास तौर पे तारड़ साहब जो कल बहुत ज़्यादा फरमा रहे थे सिटिंग चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के उनके दामाद के हवाले से कि उसके घर में जो है ना 20 जजेस फंक्शंस के उस पर आए हुए थे और उसके वज़ीर उनको इसीलिए बनाया गया है। तो मैं सिर्फ उनकी याद दहानी के लिए कि चीफ जस्टिस कासिम लाहौर हाई कोर्ट के, ये थोड़ी देर पहले थे, वो दानियल अजीज़ के चचा लगते हैं और उनका दामाद भी गालबन जो है जेलम से इलेक्शन लड़ा था, हार गया था, मगर मरियम बीबी उसको हर जगह लिए फिरती थी, दिखाया जाता
था। और मुझे ये मौका मिला मुशाहदे का कि उनके घरों में भी जब फंक्शन होती थी 20-20, 30-30 जज भी होते थे और 40-40, 50-50 नून लीग के लोग भी होते थे। जब तक सिर्फ किसी के मिलना या फंक्शन में सोशल गैदरिंग में नहीं है, कि वो कानून भी ये कहता है कि आप किसी का के पे अगर जो आपको एतराज़ हो, फॉर एग्जांपल आज जजेस के ऊपर एतराज़ किया गया कि ये जजेस को हैं, तो वो आप सब्सटेंस भी देंगे जो आपकी वजूहात है जो करने की। उसमें टॉपिक पे बाद में आएंगे। चलिए मैं वेलकम कर लूँ, इस वक्त वार्मली वेलकम करेंगे माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब ने हमें प्रोग्राम मुकाबिल में ज्वाइन किया। सो थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। इनसे रहनुमाई लेते हैं आमिर साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजहर सिद्दीक साहब। ये जो आप ही ने मुझे याद पड़ता है प्रेसिडेंशियल जो है ना एक केस दायर किया हुआ था कि प्रेसिडेंट को ये डेट अनाउंस कर दी जाए, तो ये सिरा आपके सर पे आ ही जाता है कि उन्होंने फाइनली कर दी। पता नहीं अपनी नीयत बदल गई थी या आपकी मशवरे की वजह से की गई। अभी ये जो आज हुआ सरगोदा के जलसे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ये कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आते हैं? करंट इस पे होने चलेगी होएगी? और दूसरा कि ये सिलसिला क्या थम जाएगा अगर कंटेम्प्ट ना ली गई? बहुत शुक्रिया आमिर मतीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। खासतौर पर ये मैं तो क्रेडिट अपना ही लूंगा सेक्शन 57 के एक्ट, क्योंकि मैं पहले दिन से खत लिख रहा हूँ और ये सदर पाकिस्तान ने अपने तय फैसला नहीं किया, क्योंकि जहां इमरान खान साहब ने खत लिखे वहां मैंने एक वोटर की हैसियत से ये सारे खत लिखे थे उनको। और जिस दिन सदर पाकिस्तान ने ये डेट दी है उसी दिन लाहौर हाई कोर्ट से नोटिस हुए हैं बाकायदा सदर पाकिस्तान को सेक्शन 57 को सामने रखते हुए। ये रिकॉर्ड की चीज है, यानी इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो ये बताएगी कि इसमें कोई इबाहम मौजूद है। आप ये कंटेम्प्ट पे आ जाएंगे। आज जो जलसे में कहा गया जिस तरह की बातें की नाम ले लेकर, क्या नाम ले लेकर, तो ये क्या कंटेम्प्ट के जुमरे में आता है? बिलाशुबा इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई यानी इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं है। जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और जो मीडियम इस्तेमाल किया है, जिसने वो सारा बाकायदा वीडियो बनाया, जिसने वहां वीडियो चलाया और जिस तरह वो मरी और जो स्टेज पे लोग बैठे थे किसी ने रोका नहीं है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो कि मरियम ने नाम लिए हैं और नाम भी देखे जिस तरह लिए गए हैं वो तस्हीक अमेज थे, वो बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। मैं नहीं समझता और मैं मुतालबा करता हूँ सारे आपके चैनल के तौर पर मुतालबा करता हूँ। आपको याद होना चाहिए कि इन्होंने 5 जजेस के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे रिकॉर्ड पे हैं, यानी दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी, इन तीनों को तौहीन और इस तरह कसूर के जलसे में इनके अपने कोई एमएनएस वगैरह आए थे तो वहां भी तौहीन अदालत में इनको सजा हुई थी। लेकिन ये पूरी टारगेटेड कैंपेन जो है ये आज से नहीं चल रही है, ये पिछले चंद दिनों से ये बाकायदा लेकर आए। और ये जो कुछ भी अभी मिसाल के तौर पर हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है, अजहर सिद्दीक साहब, मेरे जैसे लोगों का काफ़ी लोग हैं कि अदालतों का दिल बड़ा होना चाहिए, जनरस होना चाहिए, और शायद तलाल का और दानियाल को जो नाअहली थी शायद वो ओवर स्ट्रेच किया गया था, ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा सख्त फैसला हो गया था। मगर ये कंटेम्प्ट में जो हमें आप जैसे लोगों से सीखा है 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक ये कि वो आया जोश बयानी में वो बात कही गई या वो टारगेटेड प्लान थी, तो वह तो बाकायदा तस्वीरें बनाई गई हुई थी, प्ले कार्ड तैयार किए गए थे, वो है। दूसरा, माजी देखा जाता है कि माजी में तो इन साहब ने कुछ ऐसा नहीं किया, तो एक वो मैं बता चुका हूँ, माजी में भी ये काफ़ी दफ़ा हो चुका है। तीसरी चीज़ जो हमने आप जैसे लोगों से सीखी है कि रवैया देखा जाता है कि उसके बाद जो है आप अपॉलोजेटिक हैं तो नहीं, यहाँ कोई नज़र नहीं आता कि, और बल्कि मुझे ये खदशा है कि ये आगे भी बढ़ेगा अगर इसको कहीं ना कहीं इस तरीके से तंबीह ना की गई तो ये सिलसिला जारी रहेगा। नहीं, ये वक्त की जरूरत है, मैंने इसलिए मुतालबा किया। और मैं देखे यानी इसी में देखें ये टारगेटेड कैंपेन है। अता ताड़ड़ जो हैं जिनके दादा हजूर हाथ में बैग लेकर, आपको याद होगा कौन सी रजिस्ट्रियों में गए थे, कौन कौन लोग साथ थे, शहबाज शरीफ उस वक्त भी साथ उनके गए थे, ये रिकॉर्ड पे पता है हम सब लोगों को। और फिर वो देखिए फर्क थोड़ा समझना है कि उस वाले मामले में और उस मामले में क्या है। फिर अता ताड़ड़ के बाद आपको पता है राणा सनाउल्लाह आ गए, राणा सनाउल्लाह के बाद काबीना बैठी, शहबाज शरीफ ने ये अल्फाज कहे, यानी इसका मतलब है ये पार्टी पॉलिसी और पार्टी लाइन बाकायदा ले गई। अगर मान लिया जाए फॉर द टाइम बीइंग, ये जरूरी है आमिर मतीन साहब, आप जरा गुफ्तगू अगर सुन लें जनाब जस्टिस सईद मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की, वो मुझे तो उस वाक़े का पता है कि एक जो पुलिस वाला था, सिपाही था ट्रैफिक पुलिस का,
वो घर से गाड़ी लेकर निकले और वहां जो बदतमीजी हुई वो मामला आईजी तक गया, वो माफी तलाफी तक बात आ गई। मोहम्मद खान भट्टी, जब पुरानी बात है, आज से कोई 5-6 महीने जब वो चीफ मिनिस्टर थे परवेज राय साहब, तब वो घर जाना हुआ, घर जाके माफी मांगी और उन्होंने कहा कि चौधरी साहब ने बतौर चीफ मिनिस्टर, यानी कोई जाती काम नहीं था, बतौर चीफ मिनिस्टर आगे कि जनाब ये ज्यादती हो गई है, मैं माफी मांग लेता हूं। तो इसमें ऐसी क्या। और दूसरी जो गुफ्तगू हुई है चौधरी परवेज राय की आबिद जुबैरी साहब के साथ, मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूं, हमने लाहौर हाईकोर्ट में कई ऐसे मामला थे, हम कहते हैं कि ये जजेस फलां, ये केसेस इस तरह के फलां जज के पास जाएं तो ज्यादा बेहतर फैसला होता है। ये एक नॉर्मल बात होती है, बंदे का एक इंप्रेशन होता है। वैसे सदीक साहब ये वाली आपकी बात बिल्कुल आप उनकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, मगर जब इतना बड़ा इल्ज़ाम लग जाए तो उसकी तफ्तीश तो होनी चाहिए, फॉरेंसिक होना चाहिए, और अगर वो सही इल्ज़ाम है तो फिर उसकी भी सज़ा होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो उससे ज़्यादा बड़ी सज़ा होनी चाहिए। ये मामला तो बहुत संगीन है, उसका भी मेरा ख्याल है नोटिस तो लेना चाहिए किसी ना किसी को। बिल्कुल जरूरी है, लेकिन आपको मैं तारीखी तौर पर बता दूं ना कि ये ऑडियो वीडियो टेप करने का सिलसिला तो इनका शुरू किया हुआ ना पुराना मरियम का। मलिक अरशद के बारे में आपको याद होगा कि बकायदा वीडियो चलाई गई और ऑडियो चलाई गई, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑडियो और वीडियो वाले मसले में आपको पता है डिटेल में जजमेंट दे दी कि ये जब ऑडियो वीडियो आएंगी ना, पहले इसका फोरेंसिक कराया जाएगा, फिर क्रॉस एग्जामिन होगा, क्रॉस एग्जामिन देखा जाएगा वाकई, और फिर देखा जाएगा क्या जो बातें कही गई हैं किसी फैसले पे असरअंदाज हुई है। यानी ये इतना आसान काम नहीं है, ये जो बात कही जा रही है खाली जुबानी कलामी, अब ये फैसला आ चुका है। और दूसरी जो बात है कि जिस तरह टारगेटेड करने के बाद कोई वजूहत दिए बगैर, यानी आप मिसाल के तौर पर जस्टिस एजाज लैसर और जस्टिस मुजाहिर लकवी साहब ने जो मामला आया केयर टेकर गवर्नमेंट का, जरा समझना कि क्यों उसका इलेक्शन के साथ ताल्लुक है। आइन का आर्टिकल 105 बड़ा क्लियर है, और वो 105 आर्टिकल 112 आर्टिकल साथ मिलाकर पढ़े तो वो कहता है कि सबसे पहले जो है वो पोल डेट देनी है, फिर केयर टेकर कैबिनेट आनी है। यहाँ पोल डेट तो दी नहीं और केयर टेकर कैबिनेट आ गई, और केयर टेकर कैबिनेट ने आते ही ट्रांसफर पोस्टिंग, आपको पता है यहाँ लाहौर हाईकोर्ट के अंदर भी मामला चैलेंज हुआ। सदीक साहब बात ये है कि हम सारों का तो इंतजार कर रहे थे कि 90 दिन के इलेक्शन के ऊपर फैसला आएगा, मगर यहाँ अब ये है कि आज जलसे में मरी बीबी ने जजेस के नाम लिए गए, फिर उसके बाद आज बेंच के अंदर इख्तलाफात नज़र आए। 2 मोअज़्ज़ज़ जजेस ने एतराज़ किया कि 2 सीनियर जजेस को बीच में नहीं डाला गया, और 2 ऐसे जजेस जिनको नहीं होना चाहिए था उनको शामिल किया गया। और फिर आपकी जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की बार काउंसिल है, उन्होंने भी खत लिख दिया है कि जनाब ये 2 जजेस जो है इनको शामिल नहीं बेंच में होना चाहिए था, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुजाहिर लकवी साहब को रिक्यूज़ करना चाहिए था अपने आप को इस केस से जब तक वो इन इल्ज़ामात से बरी नहीं होते। अच्छा, मैं चूंकि इस सारे मामलात को पुरानी तौर पर जानता हूं, पाकिस्तान बार काउंसिल, अगर आप याद करें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वो कौन है, उसका क्या कंसर्न था। इसके बाद में रातों को अदालतें अब खोली गई, वहां इंप्रेशन दिया गया यहाँ मार्शल आ जाना है, ये रिकॉर्ड की चीजें मैं आपके साथ। पाकिस्तान बार काउंसिल में सियासी लोग बैठे हैं सारे, यानी अगर देखा जाए आजम तारड़ जो है वजीर कानून है हमारे, वो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर है, और बाकी भी देख रहा है ये है कि क्या ऐसा इशू हो गया है। यानी मेरी मिसाल के तौर पर मैं 2-3 चीजें अगर समझा जाए इस बात को कि क्या ऐसा इशू हो गया, क्या पाकिस्तान बार काउंसिल को क्या इसमें नजर आया, पहले तो बैठकर अपने तौर पर तो फैसला कर ले। और यहाँ क्या हुआ है, यहाँ एक बड़ी डील है जो मैं वक्त से पहले आपको बता देता हूँ, जो बार काउंसिल के आपस में तय हुई है। एक हमारे बार काउंसिल के सीनियर मेंबर है, उनको सदर पाकिस्तान बनाने की ऑफर हुई है। इसी तरह ही पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर एक ऐसे साहब है जिनको सेनेट का टिकट देना, मुझे नाम पता है, आई एम सॉरी, तो अगले जो कि मेरे वोकला बरादरी से मैं नाम नहीं लेना चाहता पब्लिकली उनका, लेकिन मुझे नाम पता है उनके, कि वो एक देखे ना, वो तो एक बेनिफिट की बातें हो रही है, और हमेशा से नवाज शरीफ खानदान ने बेनिफिट की बातें की हैं। बात करें मेरिट पे, वोकला बरादरी पहले भी कहती आई है कि हमारी बार काउंसिल को, बार एसोसिएशन को सियासी मामला में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। अगर दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन आ गई तो वहां इतराजात आ गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार क्या कह रही है, वो कह रही है भाई आइन की मैंडेट है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और वो बड़ी और दूसरा देखे ये वाला जो फैसला है ना कि 90 दिन वाला, ये लाहौर हाईकोर्ट पहले कर चुका है, कोई नई चीज नहीं आनी है। लाहौर हाईकोर्ट ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन
गवर्नर के साथ मिलकर डेट दे। देखे या तो ना हो तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसी बात की तशरीह करनी है 90 दिन की। और जहां तक 2 जजेस का फादर जज साहब का रुकता है नजर है, बिल्कुल अदर सिद्दीक साहब, इसी पॉइंट को लेके मैं भी सवाल आपसे करना चाह रही हूं कि मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने तो ये बात कर दी थी कि आर्टिकल 224 एक टाइम फ्रेम देता है, वो टाइम फ्रेम 90 दिन के अंदर अंदर का होता है कि इलेक्शन होने चाहिए। मगर जस्टिस मंसूर साहब के रिमार्क्स भी हमारे सामने, वो ये कहते हैं ये भी हम देखेंगे कि क्या असेंबलियों की बहाली से ये मामला हल हो सकता है। आपकी राय क्या है, आपको क्या लग रहा है, इलेक्शन की तरफ बात जाएगी या फिर असेंबलियों को बहाल करने की तरफ मामला आगे बढ़ सकता है, आपको क्या लग रहा है? अच्छा, मैं तो समझता हूं ये गैर जरूरी तौर पर है। किसी सियासी जमात, देखे ना आज हमारे सुप्रीम कोर्ट को तो ये देखे ना, सुप्रीम कोर्ट को क्या किसी ने कहा, यानी आज खुद नोटिस, यानी किसी सियासी जमात ने असेंबली तहलील चैलेंज की, मौका था उनके पास, वो असेंबली तहलील करते। तमाम सियासी जमातों ने असेंबली तहलील को मान लिया और बाकायदा गवर्नर के स्टेटमेंट देख लें, इलेक्शन कमीशन देख लें। तो मैं नहीं समझता कि हमारी सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में इस हद तक जाना चाहिए था। वो उनका अपना एक जाती नुक्ता नजर हो सकता है, लेकिन ये ऐसा लार्जर इशू ऐसा है नहीं। जब असेंबली तहलील ली और जब 18वीं तरमीम ने इख्तियार दे दिया चीफ मिनिस्टर को, और वहां ये नहीं लिखा, ये 58(2)B के टाइम पे था कि प्रेसिडेंट के ऊपर चेक एंड बैलेंस होते थे, चीफ मिनिस्टर के ऊपर, इख्तियार के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो कि ख्वाजा तारक रहीम जजमेंट आपको याद होगा। 2 सिद्दीक साहब, बात ये है कि ये 2 सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस ने एक ऑब्जर्वेशन दी, और ये क्योंकि ये मामला ज़ेर बहस कहीं भी नहीं था, जैसा आपने फरमाया कि ना पॉलिटिकल पार्टीज थी, ना मीडिया ने कहा था कि ये क्वेश्चन ही कभी नहीं अभी तक रेज हुआ था कि चीफ मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का असम्बलियाँ तहलील करने का इख्तियार जो है वो क्वेश्चनेबल है। मगर आज बहरहाल 2 जजेस ने, मौजूद जजेस ने इसको एक नई चीज़ की ले गई। मगर मुझे जो आपसे पूछना है, सवाल ये है कि ये अभी पीर पे मामला चला गया, तो हम ये काफ़ी लोग, एजाज हसन साहब भी ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये 1-2 दिन में ही फैसला हो जाएगा। तो हर दिन जो गुजर रहा है, ये आज अभी 57 दिन चाहिए होते हैं इलेक्शन के लिए, मैंडेटरी हैं, तो 50 दिन तो मज़ीद रह गए हैं। तो ये जब टाइम बढ़ता जा रहा है, तो क्या फिर अल्टीमेटली अगर लेट से फैसला आ जाता है कि जी आप बिल्कुल इलेक्शन करवाएं 90 दिन में, तो क्या वो डेट एक्सटेंड करेंगे या इलेक्शन शेड्यूल को किसी तरीके से गुंजाइश निकालेंगे कि छोटा किया जाए? अच्छा आमिर मतीन साहब, ये आपने बड़ा जबरदस्त सवाल 90 डेज के हवाले से तो किया, और ये मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ। 90 डेज में टाइम बाउंड है, 54 दिन है, सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन शेड्यूल देना, 7 दिनों में इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल देना है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन, गवर्नर, ये सारे एक पेज के ऊपर है, इन्होंने अपना आईनी, और ये देखें, लाहौर हाईकोर्ट कहती रही है कि इस आइन को तहत आप आगे आए, आप नहीं आए, आप आगे। और दूसरा जो बात देखें, फर्ज करें आर्टिकल 184(3) के तहत सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए अगर फर्ज, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सुओ मोटो लेगी? सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है, फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट की, अवाम चाहती है, अक्सरियत चाहती है इस मुल्क में इलेक्शन हो, और उसके लिए 2 कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन भी दायर हुई है। एक इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 1 है, और एक दायर की हुई है स्पीकर्स ने, और इन सब लोगों ने दायर की हुई है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 2 है। बड़ी सिंपल सी बात है। चलिए, बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे ब्रेक की तरफ जाने, आज़र सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद है। यकीनी तौर पे आइन को मजबूत होना चाहिए, कानून को भी मजबूत होना चाहिए, अमलदारी भी उसकी नजर आनी चाहिए। ब्रेक से वापस आके आइन, कानून और रियासत के अहम सतून, खासतौर पर अदलिया के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, मरियम साहबा ने जो गुफ्तगू की वो वहीं पे ख़त्म नहीं हुई जिसका हवाला आप दे रहे थे। समझ से ही मेरे बालातर है, या मुझे आप समझा दीजिए, आज जो उन्होंने गुफ्तगू की कन्वेंशन में, वो अपनी जज्बात की रोम में बह गई या कोई सियासी हिकमत अमली है, मंतक है इसके पीछे, सोचे समझे तरीके से? अंग्रेजी में जो कहते हैं ना मेथड एंड मैडनेस, ये पूरी एक जो है ना सोची समझी स्ट्रेटजी है, और 2-3-4 उसकी वजूहत है मेरे ख्याल में। एक तो ऑब्वियसली उन्होंने इलेक्शन कैंपेन खुद अनाउंस किया कि आज से हमारी इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो उनको ये उम्मीद थी कि इलेक्शन अल्तवा आ जाएगा, हो जाएंगे, तो वो नहीं, उन्होंने कहा जी 2 महीने आगे रह गए, और उनको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन रुकते हुए बड़े मुश्किल है कि ये हो ही जाने हैं, तो वो कैंपेन है। दूसरा, मरियम बीबी की पॉलिटिक्स जो है, वो पॉलिटिशियन कैसे बनी? वो एक मज़ाहमती इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट
और वो वोट को इज्जत दो, वो वोट को इज्जत दो जिसके खिलाफ करनी थी उससे हो गई अब दोस्ती। तो वो मज़ाहमत क्या हाल है, कोई ना कोई तो टारगेट चाहिए ना। तो वो सॉफ्ट टारगेट है जुडिशरी। अब वो चाह रहे हैं कि जुडिशरी इनको बुलाए ताकि ये दोबारा इशू बने ये जुडिशरी के खिलाफ। दूसरा, जुडिशरी के खिलाफ करने से ये होता है कि अपनी वो उनकी डर्टी लॉन्ड्री साफ हो जाती है। उससे ये वो आज जलसे में भी उन्होंने कहा बार बार कि ये हमारे ऊपर जो केसेस थे पनामा टीटी कि वो सारे ही बनाए गए थे, वो जाली केसेस थे और हम बड़े नेक और शरीफ लोग हैं और बेईमानी हमारे दूर दूर तक नहीं की। वो जो हमारे दादा थे वो कुछ चीज़ें कर गए और वो फौत हो गए, हमें नहीं पता वो ये बाकी साहब ये साजिशी टोले ने ये काम किया है। और वो साजिशी टोला उन्होंने कहा जी अभी भी यहाँ पे बैठा हुआ है सिटिंग जजेस के अंदर। उन्होंने कहा जी 2 टोलों के दाम है और उन्होंने नाम ले किया, हम 12 नाम नहीं लेना चाहते। जिसारत की बात है। दूसरा ये कि वो उनके ऊपर जो है ना साथ में वो प्रेशर डालना चाह रहे हैं जो नैब तरामीम का केस है। हाँ। वो उनके लिए लाइफ एंड डेथ इशू है। वो चाह रहे हैं कि ये उसमें इनके खिलाफ फैसला आता है तो इनका जो सारी इनको सियासी मार पड़ी है वो अपनी जायदादें बचाने के लिए और वो केसेस के लिए थी। अगर वो भी नहीं हो जाता तो ये तो डबल जैपटी हो जाती है ना कि आप सियासी तौर पर भी इंतखाबी तौर पर भी आपको नुकसान हो गया और आपको जायदादों का नुकसान भी हो गया। तो वो है। तीसरा मेरा ख्याल है कि उनको 90 दिन के इलेक्शन का उनको पता है कि कभी इम्कान है कि ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन वाला हो, ये पोस्टपोन नहीं होगा। मगर उनको नज़र ये आता है कि 2 इस वक्त उनको बहुत इदारे हेल्प कर रहे हैं। एक ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा जानबदारी से काम ले रहा है, आउट ऑफ द वे जा रहा है। वो बिल्कुल जो तकर्रियाँ हो रही हैं सूबों में पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे नहीं कर रहे। दूसरा ये जो सारा हो रहा है पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट निगरान गवर्नमेंट वो नहीं चाह रहे हैं कि इसका स्कोप फैले और कोई निगरान हुकूमत को या इलेक्शन कमिश्नर को 2 एलाइज जिनके कंधे पे रख के उन्होंने इलेक्शन जीतने की कोशिश करनी है या बेहतर रिजल्ट लेने की कोशिश करनी है कि उनके मतलब कोई ऑब्जर्वेशन ना आ जाए, उनको कोई तंबीह ना कर दी जाए, उनको डांट डिपट ना हो जाए या उनके खिलाफ एक्शन। लतीफ़ खोसा साहब का फॉर एग्जांपल उनका तो ये कहना था कल बसी के शो में कि उनको जो है कंटेम्प्ट उनको जानी चाहिए और जो है इलेक्शन कमीशन को उनका ख्याल है कि जो प्रेसिडेंट को के 3 खतों में पहले खत का उन्होंने जो है जवाब नहीं दिया, दूसरे का कहा कि जी ये तीसरे में ज़ुबान गलत इस्तेमाल की और तीसरे में कहा जी हम आते नहीं आपके पास। इस बेसिस पे ऊपर उन्होंने कहा गलबन 209 है आर्टिकल कि वो डिसमिस हो सकते हैं। अच्छा। तो वो इन लोगों को भी बचाना उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो मेरा ख्याल ये सारा ओवरऑल जो है ना मज़ामती लॉन्ड्री एंड ये बचाओ और ये वो बिल्कुल ठीक है। आप देखें ना इस वक्त कुछ हद तक उनकी कामयाब है सियासी स्ट्रेटेजी कि आज अदालत के 90 दिन से जिनके लिए ये हट गया है ध्यान और वो जो कल तक हम बैठ के डिस्कशन सारी हो रही थी गिरफ्तारियां दे दी वो उससे हट के आज मरियम बीबी ने कमाल है उनको दाद देनी पड़ती है और जिस तरह से गरज बरस की है वो अलग बात है कि दारों की जो है इज्जत जो है ना टोटली वो मट्टी में मिला दी गई। मगर बहरहाल आप और मैं बैठे डिस्कस तो कर रहे हैं ना तो सारी डिस्कशन बदनामी में भी आप देखें एक नाम तो होता है लेकिन आमिर साहब स्टेट के तमाम इदारों खासतौर पर जब स्तून की बात करते हैं अदलिया के ऊपर इस वक्त सारी नजरें हैं। मैं जसारत नहीं कर रही मगर मरियम बीबी ने आज जो कन्वेंशन में बात की उन्होंने डायरेक्ट इल्जाम आयद किया कि बेंच फिक्स हुआ है। बेंच का एक इशू तो बहुत बड़ा है जिसमें कि काफ़ी सालों से ये बहस जारी है कि ये चीफ जस्टिस साहब का जो ये इख्तियार है डिस्कशन है कि बेंच वो तश्कील दें। ये बड़ी एकेडमिकली भी अदालतों के अंदर भी बार्स के अंदर भी मीडिया में मेरे जैसे लोग भी उनका मानना है कि ये तब्दील होना चाहिए और ये कमेटी बना दें तो 3-4 सीनियर जजेस की जो कि ये फैसला किया करे क्योंकि ये इख्तियार बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है। अगर ये पहले हो गया होता तो ये शायद ये नौबत ना आती उसकी वजह से। दूसरा ज़ाहिर नकवी साहब का मेरा अपनी ख्याल है कि तफ्तीश ज़रूर होनी चाहिए चाहे गलत इल्ज़ाम है इसलिए भी कि एक सिटिंग जज की ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लग जाए जलसों में बात हो जाए तो उनको कुछ ना कुछ बरीउज़िम्मा होना चाहिए उनको बरीउज़िम्मा और अगर खिलाफ हो तो फिर लाजमी उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए जिसने वो ऑडियो लीक की
और जिसने उसके जो इंसिनुएशन की उनके वो बहुत सीरियस चार्जेस पाकिस्तान बार काउंसिल ने कर दिए हैं। बाकी तो छोड़ें, जो है जलसों के अंदर तो वो आप कह सकते हैं कि चले जी उन्होंने जोशे बयानी में वो कह दिया गया। तो ये एक इसके पीछे बेंच के पीछे है कि हालांकि ये बड़ी अच्छी बात थी कि ये छोटा बेंच नहीं, 9 जजेस का बेंच बनाया गया, बड़ा बेंच है और इसके अंदर जो है काफ़ी डाइवर्सिटी है कि इसमें हर किस्म के ख्यालात हैं, क्योंकि जजों में बेंच बनाते वक्त ये एक होनी चाहिए, ये सोच होती है कि फॉर एग्जांपल बैंकिंग के केस है या ब्यूरोक्रेसी का केस है, तो वो जो जज रखे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त भी पता होता है कि ये क्रिमिनल का एक्सपर्ट है, ये बैंकिंग का एक्सपर्ट है। तो बेंच बनाते वक्त एक मद्देनज़र इस चीज़ को रखा जाता है कि इसके अंदर फलाने पहलू आएंगे, तो जजेस वो वाले होने चाहिए जो इन इश्यूज़ के ऊपर अपनी उनकी एक्सपर्टीज भी हो। सही है, ठीक है। वो आपने इशारा बड़ी अच्छी तरफ मुझे याद दिला दिया आमिर साहब। एक क्वेश्चन मार्क इस चीज़ के ऊपर आया कि जो नोटिस भिजवाए जा रहे हैं या तौलबी की जा रही है, फरीकैन उनमें शामिल होने चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से क्वेश्चन मार्क रेज हुआ कि वो तो फरीक है ही नहीं, तो फिर उन्हें किस हैसियत के अंदर नोटिस जारी किया जाए? ये मैं क्योंकि सब जुडिस मामला है, जज हज़रात हैं, मगर उनकी ऑब्जर्वेशन क्योंकि इस तरह उसकी झलकियाँ बन जाती हैं तो फिर उसके ऊपर ज़ाहिर है बात भी होती है। ये एक ऑब्जर्वेशन आज ज़रूर एक जज साहब की तरफ से दी गई कि ये तो पार्टी नहीं थे, तो काफ़ी लोगों को इस पे हैरानगी है, क्योंकि मेन पार्टी ही वही है, वो जो सारा कुछ शुरू हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। ऑफ कोर्स ये बहस है कि सदर का इख्तियार था, गवर्नर का था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जनाब ये हमारा इख्तियार नहीं है, ये गवर्नर साहब कर सकते हैं, कोई इस जगह ये नहीं लिखा हुआ। मगर वो अपनी काफ़ी जगह से चीज़ों में डिले करने में और काफ़ी चीज़ों में इस बहस के अंदर बुनियादी सेंट्रल पार्टी तो हैं, तो ये कहना थोड़ा सा चंबे की बात थी कि ये वो तो पार्टी नहीं है, उनको पार्टी कैसे बनाया गया है। तो बल्कि मेरा तो ख्याल है कि मुझे उम्मीद है इस बात की कि अदालत सिर्फ इसके ज़रिए आइन के अंदर सिर्फ 90 दिन के अलावा ये फेयर एंड फ्री इलेक्शंस पे जोर है, और फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन का न्यूट्रल होना, केयरटेकर गवर्नमेंट का न्यूट्रल होना बड़ा ज़रूरी है। अदालत कोई लाजमी मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर कुछ ना कोई तंबीह की जाएगी और कोई ऑब्जर्वेशंस दी जाएंगी, उनकी कोई जो है ना थोड़ी सी कान मरोड़े जाएंगे, इस बात पे मरोड़े जाने चाहिए कि जो वायलेशंस हो रही हैं और क्लियरली हो रही हैं, बिल्कुल नहीं इसमें कोई शक ही नहीं रह गया कि ब्यूरोक्रेसी की जो की जा रही हैं और जिस तरीके से वहाँ पे पंजाब को इस वक्त चलाया जा रहा है वो बिल्कुल निगरान हुकूमत वाला काम ही नहीं। उनका काम है सिर्फ इलेक्शन कराना और इसके अलावा कोई काम नहीं है। सही है। मेरे पास एक और भी एक चीज़ थी आमिर साहब, मगर चले मैं इस वक्त वेलकम करती हूँ माहिर कानून है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लतीफ़ खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। मैं अपना सवाल बात के लिए रखती हूँ, आप लतीफ़ खोसा साहब मैं अभी आपको काशिफ बासी के प्रोग्राम में सुन रहा था, तो आपने फरमाया कि ये गवर्नर साहब जो हैं इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और यहाँ ये भी कहा आपने गालबन 209 का हवाला दिया कि इलेक्शन कमीशन ने भी जो सदर के हवाले से जो इक़दाम किए हैं इनको डिसमिस किया जा सकता है, जबकि अदालत में आज ये एक ऑब्जर्वेशन आई कि जी उनको तो पार्टी क्यों बनाया गया है। देखिए, अदालत की जो ऑब्जर्वेशन होती हैं वो ऑफ कफ होती हैं, वो कोई फैसला नहीं होता है। बात ये है कि आपने कॉम्पोजिशन देखी है, 9 जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं, माशाल्लाह डाइवर्सिफाइड किस्म की ओपिनियंस आई हैं। उसमें तो यहाँ ये भी कहा गया कि जी क्या पार्टी हेड के कहने पर चीफ मिनिस्टर जो है असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, ये भी इशू चीफ साहब ने कहा कि चलें इसको भी देख लेंगे। ये भी आया कि आर्टिकल 184(3) यानी सुओ मोटो ज्यूरिसडिक्शन क्या 2 जजेस के कहने पर क्या इस पर बन सकती है, सुओ मोटो की बिना बन सकती है, ये भी एक इशू आया। तो जज साहबान ने जब इस तरह के ऑब्जर्वेशन देते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो फैसला दे रहे होते हैं, बल्कि वो एक यानी ये इनक्विजिटोरियल किस्म के जो है वो चाहते हैं कि इन चीज़ों की जो है वजाहत हो जाए, ताकि न सिर्फ अवाम और नास पर ये एक कानून जो है वो क्लियर नजर आए, बल्कि एक स्ट्रीमलाइन हो जाए जो मुस्तकबिल के
लाए अमल पर भी ये एक क्लैरिटी आ जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे जो है कोई इस ऑब्जर्वेशन से का मतलब ये है कि उनका कोई हतमी। बाकी गवर्नर और इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जो आपके खिलाफ आपके ख्यालात थे कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसके मुतालिक थोड़ा सा बताइएगा। लेकिन दोनों चीजों पर मैं अर्ज करूं, मैं खुद गवर्नर रहा हूं, एक बहुत एग्जॉल्टेड, एक बहुत बड़ा एक आईनी ऑफिस है, सरबराह है वो, आईनी सरबराह है सूबे के, 12 करोड़ अवाम के जो है वो माशाल्लाह सरबराह है। तो उस ओहदे के तकाजा जो है वो यही है कि आर्टिकल 105 अगर कहता है कि ही शैल गिव अ डेट ऑफ द इलेक्शन, शैल का लफ्ज लिखा हुआ है, जब वो डीमिंग में हो, अगर जो गवर्नर साहब ने फरमाया कि जी ये तो मैंने तो तहलील किया नहीं है, तो ये आर्टिकल 112 में बड़ा वाज़ेह है कि 48 घंटे में अगर वो नहीं करते तो इट इज डीम्ड टू हैव बीन डिसॉल्व्ड। डीम्ड का मतलब ये है कि उन्हीं के दस्तखत से मुतसव्वर होगा कि ये हुआ है। तो इसलिए उसमें कोई इबहाम नहीं है कि आर्टिकल 112 को आर्टिकल 105 से जब पढ़ेंगे तो ही शैल गिव अ डेट, तो उसको डेट देना पड़ेगी। और फिर इसी तरह आर्टिकल 48 को देखें तो 48 में ये है कि ये उसकी डिस्क्रिशन है, वो वफाकी हुकूमत या किसी और से नहीं पूछेगा इस मामले में, बल्कि वो अपने आईनी उस फरीजे को इस्तेमाल करेगा। तो जब मैंने अर्ज किया कि गवर्नर साहब ने अपना आईनी जो है फरीजा नहीं इस्तेमाल किया, तो लामाला मेरा मकसद ये नहीं था कि गवर्नर के, चूंकि गवर्नर फौजदारी मुकदमा से इस्तना है उसको आईनी तौर पर, जो मुझे भी था बतौर गवर्नर के। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये देखें हमें रियासती आदाब को महफूज रखते हुए उस मनसब की जो है इज्जत और तकरीम और आइन की हमने वफादारी और ताबेदारी आर्टिकल 5 में बड़ा वाज़ेह है। लॉयल्टी टू द state and obedience to the constitution is the inviolable obligation of every citizen, तो inviolable obligation थी गवर्नर साहब की, तो उन्होंने उसको अनफॉर्चुनेटली वायलेट किया। अब दूसरी बात आपकी देखिएगा इलेक्शन कमीशन, देखिए इलेक्शन कमीशन भी एक आईनी इदारा है। सदर एक जो है रियासती सरबराह है, कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस हैं। एक हमारा जो है देखें रियासती ढांचे में फिर अदब आदाब की जो है आप ब्लू बुक देखें जिस तरह भी देखिएगा, तो उसके तहत जो है अगर उनका आर्टिकल सेक्शन 57 सब सेक्शन 2 में अगर गवर्नर ने वहां तसाहल किया, बावजूद जो भी है कि उन्होंने तारीख नहीं दी 105 आर्टिकल की जो है वायलेशन की, तो सदर साहब ने 57(2) ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत जो है उन पर वाजिब आता है कि वो जो है डेट नेशनल असेंबली की और डेट्स जो है सूबाई असेंबली की वो फिर दे सकते हैं, और आगे जो है शेड्यूल देना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है फौरी तौर पे। लतीफ कोसा साहब मौजूद थे, आपके वक्त का शुक्रिया। आज जेल भरो तहरीक पे बात करेंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब लास्ट 3 मिनट्स है मेरे पास, लेकिन मुझे ये बताइए जेल भरो तहरीक का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि कह रहे हैं आज तो फ्लॉप हो गई पेशावर में जो हालात नजर आए। बात ये है कि ये रोज एक ताज़ा खबर चाहिए वाली बात है। खुदा तो आज जो है, क्योंकि मरियम बीबी ने ये पाकिस्तान के लोग मसाला चाहते हैं कि मदर शाह की लड़ाई हो, विलन्स की हो, फलाना किसी के ऊपर कोई किसी का भी ना के ऊपर अटैक होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो ये बस ये खुश हो रहते हैं, तो इसलिए सारा कैमरों का रुख और डिस्कशन का रुख उधर चला गया। जेल भरो तकरीर अगर उसमें नहीं भी बंदे आए किसी में, तो इतना किसी ने गौर नहीं किया। मगर जाहिर है दोनों तरफ से मुख्तलिफ क्लेम किए जाते हैं, वो भी क्लेम कर रहे हैं कि नहीं जी हमारे बड़े बंदे गिरफ्तार हो रहे हैं, और दूसरी तरफ वो काफ़ी सारा दिन वीडियोस भी चलती रही हैं, ये अभी भी इस वक्त दिखाई जा रही हैं कि पुलिस वाले वो बुला रहे हैं वाजे दे के कि आओ गिरफ्तारी दो, और कुछ लोग उधर से बैठ के उधर से निकल के कार्रवाई भी डाल रहे हैं। बेशक कार्रवाई ग्रुप भी होता है, और दूसरी तरफ से ये बड़ी डिस्कशन अंडर रही कि शाहमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया, फिर उनकी बेल के लिए कर दिया गया।
तो वो मेरा उनकी तरफ से एक्सप्लेनेशन आई कि पता नहीं चल रहा था कि कहाँ है। तो जब जेल में जाएंगे लापता है। तो ये तो प्रॉब्लम रहती है कई दफ़ा कि उनको फूलों का सेज तो नहीं वहाँ से जाई जाएगी, तो कुछ टाइम तो देना है। मगर मेरा ख्याल है कि इनके लिए जो, क्योंकि इलेक्शन का अब अनाउंस हो जाते हैं तो फिर इन सब को लीडरान को बहुत इनके लिए अहम होता है, नॉमिनेशन पेपर के लिए प्रेजेंस चाहिए होती है और उसके बाद आपको जो है अपनी कैंपेन भी लड़वानी होती है। अगर ये लंबा केसेस कर देते हैं और उनकी किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस डाल देते हैं तो फिर इनके लिए सबके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। तो इनको अल्टीमेटली मुझे लगता है सभी को, लीडरान को ख़ास तौर पे जो है, गरीब लोग मारे जाएंगे बेचारे, तो जो लीडरान जो है वो उनको ये बेल के लिए सबको अप्लाई करना पड़ेगा। आज खबर ये भी आ रही थी कि पहली खातून रुकन की गिरफ्तारी आज हो गई पेशावर में। सेनेटर गालिबन फलक नाज साहिबा की बात हो रही थी, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी, हालांकि ये वाज़ेह ऑर्डर है कि खवातीन को और जो गरीब कारकुन है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये राना साहब के ऑर्डर। ये जो है राना साहब के कह तो रहे हैं मगर ये गरीब ही ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं तो उनमें कारकुनों में तो बहरहाल किस्म के लोग पकड़े जा रहे हैं। जहाँ दिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन उनकी अपनी है, ये वहाँ पे इसमें कोई शक नहीं है। सो जो राना सनाउल्लाह साहब वरना वो कह ही नहीं सकते, वो मजाज ही नहीं है, उनका इख्तियार ही नहीं है। FI कैसे डिसाइड कर सकती है कि गरीब कारकुन नहीं पकड़े जाएंगे, कौन पकड़ा जाएगा कौन नहीं पकड़ा जाएगा। ये इससे यही एक चीज़ साबित करती है कि निज़ाम यही चला रहे हैं प्रोविंशियल क्राइम, ग्रांड गवर्नमेंट नहीं है। वो रोज़ इस तरह की स्ट्रेटेजी होता है, आज पुलिस ये करेगी, आज पुलिस ये नहीं करेगी। अच्छा, एक और भी बड़ा सवाल जाते जाते अहम है, मैं पूछ लूँ आपसे। आज बाकायदा तौर पर इन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है और राना सनाउल्लाह साहब ने उसकी अनाउंसमेंट की है। अब बतौर वफाकी वज़ीर दाखिला वो किस तरह से किसी भी मुहिम का इस तरह से हिस्सा बन सकते हैं आमिर साहब? हाँ, ये तो छोटा सा बात करिए। जो इलेक्शन कमीशन में बताया कि जो ये सारा रोना, ये जो सारी लड़ाई पड़ी हुई है वो इलेक्शन कमीशन की, इससे ये तो एक इंच की आप गलती बता रही हैं, या यार्ड्स के अंदर जो है ना गज़ों के अंदर गलतियां हो रही हैं, रोज़ इंटरवेंशन हो रही हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन साहब से ये उम्मीद रखती हैं कि वो ये कहेंगे कि सिटिंग जज जो मिनिस्टर जो है जाके वहाँ कैंपेन का अनाउंस नहीं कर सकता, कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकता। मगर अभी एक थोड़ी सी उसमें ज़रूर है कि ये है कि अभी क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, टेक्निकली जो है ना वो जब हो जाए तो फिर वो शुरू हो जाए इलेक्शन। वैसे मैं जाते जाते बता दूं, आपने कहा था कि इलेक्शन का माहौल, बल्कि इलेक्शन का मौसम आ चुका है, ये पूरी सूरत हाल वैसे ही है। मुझे इजाज़त दीजिए आमिर साहब, आपका बेशुक्रिया, देखने वालों को शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।